नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो एज यू गाइस आर अवेयर कि यूपीएससी ने रिसेंटली अपने जीएस पेपर्स को कंक्लूड किया है और हमने पाथफाइंडर के माध्यम से आपके लिए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एवं जीएस पेपर 3 तीनों की ब्रीफ एनालिसिस को पेश किया है। उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ पेश कर रहे हैं जीएस पेपर 4, जिसको कि पॉपुलरली एथिक्स का पेपर भी कहा जाता है। मोर इंपॉर्टेंटली एथिक्स का पेपर एक बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है और इस साल यूपीएससी ने पेपर को बहुत ही बैलेंस तरीके से पेश किया है। कोई बहुत बड़े बाउंसर्स, कोई बहुत अटपटी कोटेशंस, कोई किसी बहुत मुश्किल से थिंकर के बारे में नहीं पूछा है। सो बड़े ही इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं जो कि हर कोई आंसर कर सकता था। हालांकि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग पे ही डिपेंड करेगा कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। बताऊंगा कि मेरे हिसाब से पेपर जो है वो इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं एक बेसिक सा ब्रेकअप रिगार्डिंग द जीएस 4 2021। तो ये इसमें कुछ ज्यादा बताने को है नहीं ब्रेकअप में। इसमें बेसिकली हम लोग दो ही चीज देखते हैं कि जो केस स्टडीज हैं, क्या वो यूपीएससी हर साल की तरह 6 केस स्टडीज पूछ रही है या नहीं पूछ रही। तो जी हाँ, इस साल भी उन्होंने अपने ट्रेंड को फॉलो किया। ये वही ट्रेंड है जो कि यूपीएससी 2013 से फॉलो करती आई है और अब इस 9th ईयर में आकर भी यूपीएससी ने 6 केस स्टडीज ही पूछी हैं और 48% की वेटेज केस स्टडीज को दी गई है। कहने का मतलब कि 120 मार्क्स की वेटेज केस स्टडीज को दी गई है, यानी कि प्रत्येक केस स्टडी जो है उसको जो वेटेज दी गई है वो 20 मार्क्स की वेटेज यहां पर दी गई है। इसके अलावा जो बचा हुआ 52% का पेपर है, इसको पॉपुलरली हम लोग थ्योरी सेक्शन कहते हैं या फिर टेक्निकली सेक्शन ए भी कहा जाता है एथिक्स के पेपर का। और इस सेक्शन ए में हमने इस ट्रेंड को देखा है कि पिछले कई सारे सालों में यूपीएससी ने अपनी 40% की वेटेज नॉर्मल तरह के सवालों को दी है और बची हुई 12% की जो वेटेज है ये थिंकर्स और कोट्स को दी गई है। इस बार ये 12% की वेटेज में थिंकर्स नहीं पूछे गए थे, केवल कोटेशंस पूछी गई थी। एंड एज अ रिस्पाइट टू द स्टूडेंट्स, तीनों की तीनों कोटेशंस, जो 30 नंबर की यहां पे कोटेशंस पूछी गई थी, 3 सवाल आए थे, वो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उन सवालों का जवाब दे सकते थे। ब्रीफली आपको बताऊंगा किस किस तरह से आपको उसमें एग्जांपल्स को इंक्लूड करना है और किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को बेहतर पेश करना था। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं या फिर मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो ये हमारा चैनल है। इसके माध्यम से आप लोग हमसे आपके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सब तरह की डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारी जो यूट्यूब क्लासेस की नोटिफिकेशन होती हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। साथ ही में अनिरुद्ध 15A के हैंडल को ध्यान रखिए। इसके माध्यम से आप लोग मुझसे आके जुड़ सकते हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जिसके चलते आपको यहाँ पे स्पेशल क्लासेस की और प्लस कोर्सेज की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, आपका जो सेक्शन ए होता है इसको थ्योरी पार्ट कहा जाता है। खंड ए लिखा हुआ है। इसमें जो पहला प्रश्न है इसके कुल मिला के 2 भाग हैं। उसके बाद दूसरे प्रश्न के 2 भाग हैं अलग से, 2A 2B। इन क्वेश्चन का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। 1A हैज नो लिंकेज विद 1B, 2A हैज नो लिंकेज विद 2B। ये अलग अलग से ही सवाल पूछे जाते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 का A है, 3 का B है, ये आपकी कोटेशंस है। ये आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं कोटेशंस, क्योंकि तीनों की तीनों कोटेशंस हैं A, B और उसके बाद आपका यहाँ पे C, ये भी एक कोटेशन के ही कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। देन वी हैव 2 क्वेश्चंस 4A 4B, उसके बाद 5A, देन वी हैव क्वेश्चन 5B यहाँ पे आपके सामने है और उसके बाद आपका 6A और 6B। इस तरीके से कुल मिला के 13 सवाल पूछे गए हैं और ये 13 के 13 जो सवाल हैं इनके जो वेटेज है ये 10 मार्क्स की वेटेज आपको यहां पर दी गई है। मैं स्टार्टिंग से ही डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से, कुछ आपको पॉइंटर्स बताऊंगा और बताऊंगा कि इस साल का जो पेपर था इसमें 50% के आसपास की चीजें हैं वो आपको रेपिटेशन में ही देखने को मिली हैं। स्पेशली अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 को, अपने एथिक्स के सिलेबस को देखिए। आपने आई एम श्योर सुना होगा समथिंग कॉल्ड एज फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर द सिविल सर्वेंट्स। तो वो जो फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट्स लिखी होती हैं या फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज लिखी होती हैं, जिसमें अक्सर बच्चे नोलन कमेटी की रिकमेंडेशंस को पढ़ते हैं और उनके द्वारा जो दी गई आपकी 7 यहाँ पे वैल्यूज हैं उनको रेफर करते हैं। उन्हीं पर्टिकुलर चीजों में से ये वाले 2 सवाल पूछे गए थे। आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट्स ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स। ये वाला सवाल पूछा गया है। तो यही सवाल कई बार पूछा गया है। 5 एथिकल ट्रेट्स की बात करी गई है जो कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए, ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट। आपको ऐसी सिविल एथिकल ट्रेट्स की बात करनी है जिनको आप हो सके तो क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी 5 एथिकल ट्रेट्स लिख दें जिनको आप क्वांटिफाई करने की क्षमता रखते हो, बिकॉज इन्होंने पूछा है जिसमें आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। अब आप किसी के कंपैशन को मेजर करना मुश्किल है, तो ये एक एथिकल ट्रेट यहां पे शायद नहीं आनी चाहिए थी, बिकॉज उसको
एक्चुअल में मेजर करना मुश्किल बन जाता है। आप उसमें लिख सकते हैं कि कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस की इनके कार्यकाल में कितना काम अच्छा हुआ, जब ये डीएम रहे या जब ये यहाँ पे एसपी रहे तो इन्होंने कितना क्राइम में वो हुआ, तो दैट इज कमिटमेंट पब्लिक सर्विस। उसके बाद पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात कर सकते हैं आप लोग, यहाँ बात कर सकते हैं कि इनका जो इम्पार्शियलिटी था, क्या इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी यहां पे खुली या नहीं खुली, क्या इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने पूरे के पूरे टेन्योर में सपोर्ट किया नहीं किया, इस तरह की ट्रेड्स को आपको यहां पर इंक्लूड करवाना था। देखिए इस तरह के सवाल हर साल पूछे जाते हैं। आपके सामने मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, स्टेट 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर। उसके बाद पूछा गया 2017 में एग्जामिन रेलेवेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस, करेज ऑफ कन्विक्शन, स्पिरिट ऑफ सर्विस। GS4 2013 में पूछा गया करेज ऑफ कन्विक्शन, कमिटमेंट, उसके बाद स्पिरिट ऑफ सर्विस, परसिवियरेंस और उसके बाद इंटेग्रिटी। तो इन चीजों को आप यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे इसका मेंशन कर सकते थे इस आंसर में कि परसिवियरेंस को आप लोग मेजर कर सकते हैं कि एक कोई काम था जो कि बहुत टाइम से नहीं हो रहा था लेकिन उस पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट ने आके करवा दिया, तो जी हाँ वो एक अच्छी एथिकल ट्रेट है जो कि उसने वहां पर व्यक्त करी। तो परसिवियरेंस एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आप यहाँ पे बात कर सकते हैं एज आई टोल्ड यू इम्पार्शियलिटी का आप बात कर सकते थे, रिगार्डिंग द कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस का आप बात कर सकते हैं कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में उनके द्वारा क्या क्या योगदान दिए गए हैं। उसके बाद आप यहां पे ऑब्जेक्टिविटी की बात भी कर सकते थे कि कभी उनके सामने कोई डिलेमाज आए तो उन्होंने उसको जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से डील किया, इस तरीके से डील किया कि सारे स्टेक होल्डर्स वहां पे सेटिस्फाई हो सके, जहां फिर उन्होंने इस तरीके से कुछ किया कि ही एंश्योर्ड द ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटर नंबर। ये वाली एथिकल ट्रेट्स आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान देने वाला वर्ड क्या था, ध्यान देने वाला वर्ड 5 नहीं था, ध्यान देने वाला वर्ड था ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट। यानी कि ऑब्वियसली ये वाली ट्रेड्स को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि आप कहें कि हाँ जी इन्होंने, अगर हम परसिवियरेंस में से 10 में से नंबर देने तो इन्होंने 10 में से 8 नंबर दिए, इस तरीके से नहीं कह सकते। बट मोटा मोटा जहां पर आप उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा उसका आंकलन कर सकें, वो वाली एथिकल ट्रेड्स आपको मेंशन करनी थी। ऐसे ही नहीं आपको कोई भी एथिकल ट्रेड, ऑनेस्टी को यहां मेंशन करना थोड़ा गलत होगा, बिकॉज ऑनेस्टी को मेजर करना फ्रैंकली थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह के आंसर पे अगर आप लोग अप्रोच करते काफी अच्छे आपको मार्क्स यहां पे मिल सकते थे। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा ओपन एंडेड है। आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज विच आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट, डिस्क्राइब्स द वेज एंड द मीन्स टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर इन द पब्लिक सर्वेंट। तो ये तो काफी आसान है। यहां पर आपको दो चीजों की बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहां पर जब हम बात करते हैं कि एक अच्छा पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक हैं। तो प्रभावी लोक सेवक होने के लिए जो आपको 10 मूल्य चाहिए, इसमें आप लोग तरह तरह की चीजों की बात कर सकते थे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखे भी हुए आपके सामने, ये देखिए नंबर 1 स्पिरिट ऑफ सर्विस की आप लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं इंटेग्रिटी की। उसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन की। ये 3 तो मैंने आपको यही बता दिए। उसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अच्छे एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि उनमें एम्पथी होनी चाहिए। आप लोग बोल सकते हैं कि उनमें कंपैशन होना चाहिए टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि उनमें टॉलरेंस होनी चाहिए। भारत में जो भी आपको विविधता देखने को मिलती है वहां पर उनके द्वारा टॉलरेंस व्यक्त होनी चाहिए, तब जाके वो एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, आप यहां पे बोल सकते हैं कि उनमें जो है वो नॉन पार्टिजन एटीट्यूड होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि वो महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवहार करें, वो चीजें यहां पर होनी नहीं चाहिए, तब जाके वो एक इफेक्टिव सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप बता सकते हैं कि उनके अंदर एक एलिटिस्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए जो कि अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करता था। आज के आपके लोकतांत्रिक भारत में उस तरह का एटीट्यूड काम नहीं करेगा, तभी जाकर के आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट के रूप में पेश हो सकते हैं। ये 10 आपको बतानी थी। और उसमें से अब देखिए वर्ड लिमिट आपके पास 150 वर्ड्स की है, तो आपको 10 में ज्यादा कुछ लिखना नहीं था, बस आपको 10 वैल्यूज लिखनी थी और उसमें ओवरऑल आपको उनको बताना था। 10 वैल्यूज आप लिखेंगे तो वहां पर आपके 20-25 वर्ड्स खत्म हो जाएंगे और उसके बाद 20-25 वर्ड्स में ही आपको बताना था कि इन सारी की सारी वैल्यूज का फायदा क्या है। सेकेंड पार्ट में आपको मेंशन करना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो वेज एंड मीन्स क्या है टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर इन द पब्लिक सर्वेंट्स। यहां पर जो मेरा मानना है, आपको कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात करनी थी। मैंने पूरा आंसर यहां पे दिखा हुआ है। नॉर्मली बच्चे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानते हैं, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में आपको मेंशन करना था कि आपको कोड ऑफ एथिक्स भी इन ब्यूरोक्रेट्स की, इन सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, सो दैट इनका जो परफॉर्मेंस है, इनका जो इफेक्टिवनेस है वो और अच्छा हो सके, एथिकल पैरामीटर्स के ऊपर ये और खरे उतर सकें। ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोग यहां मेंशन कर देते ब्रीफली, ऑब्वियसली क्योंकि आपको 50-60 वर्ड में ही लिखना था, तब आप सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर को भी काफी अच्छे से एड्रेस कर सकते थे। बस
ये आसान क्वेश्चन है एज कंपेयर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर आपको एथिकल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। लेकिन सेकंड वाले में आप ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो किसी भी तरह की एथिकल ट्रेड का मेंशन कर सकते हैं। और क्योंकि सेकंड वाले में 2 पार्ट्स हैं तो आपका आंसर टूट जाता है। आप 5 नंबर दूसरे वाले पार्ट को अलॉट कीजिए, 5 नंबर पहले वाले पार्ट को अलॉट कीजिए, और बड़े ही आसान तरीके से आप यहां पे 6 to 6.5 मार्क्स ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2.a। ये वाला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन GS1 में आता तब भी आप इसका आंसर वही लिखते, GS4 में आएगा तब भी आप लगभग इसका आंसर वही लिखेंगे। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट विद सूटेबल एग्जांपल्स की बात करी गई है। इन्होंने पूछा है इंपैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू। बात हो रही है यहां पे देखिए, तर्क संगत निर्णय लेने के लिए निवेश यानी कि इनपुट के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। कहने का मतलब यह है कि क्या हर बार डिसीजन मेकिंग करने के लिए डिजिटेक जो है वो आपके फेवर में काम करती है या फिर नहीं। आपको इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करनी है, क्या ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट है या फिर नहीं। यहां पर आपको, क्योंकि क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछी गई है, पहले आपको इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं कि जी हाँ, इसकी वजह से जो आपका पब्लिक सर्विस डिलीवरी है इसमें डेफिनेटली काफी फायदे देखने को मिले हैं। नीति आयोग जब से एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करने लगी है, जब से हम लोग डेटा को कलेक्ट करने लगे हैं, तब से हमारी सरकार के जो फंड्स हैं वो सही तरीके से चैनलाइज हुए हैं, सही तरीके से हमने बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया है, सही तरीके से सही लोगों तक हमने सामान को और हमने सेवाओं को पहुंचाया है। ये आपके पॉजिटिव बातें हो जाती हैं। और इसमें आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि इसका जो फायदा है ये केवल हमें इकोनॉमी के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि केवल हमारे आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हमारे प्रशासन के, शासन के क्षेत्र में यानी कि गवर्नेंस के क्षेत्र में भी देखने को मिला है। यह आपका पहला पार्ट होगा। लेकिन फिर आपको बताना है कि ये डिबेटेबल इशू भी बन जाता है, बिकॉज कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के दायरे में कवर नहीं किए जाते हैं। भारत के कई सारे इलाके ऐसे हैं जो कि दूर दरार के इलाके हैं, रिमोट इलाके हैं, जहां पर आज भी इंटरनेट की सेवाएं नहीं पहुंची हैं। तो क्या आपने उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई किया? क्या वहां पर डायरेक्टली जाके फेस टू फेस उनका फीडबैक लेना सही नहीं होगा? क्या वहां पर आप सही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं? क्या आप उन लोगों को लूप में ले रहे हैं बिकॉज वो दूर दरार के इलाकों में बैठे हैं? तो ये वाले एग्जाम्पल्स आप यहां पर मेंशन कर सकते थे। अगेन यहां पर हम लोग कभी कभार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ओवरऑल एक जिले की बात करते हैं कि उसमें जो क्राइम का परसेंटेज था वो मान लीजिए आज इतने परसेंटेज था, मान लीजिए वो 5% था। तो कल को अगर हम ये कहें कि वो वाला 5 साल के बाद हमने उसको दोबारा मेजर किया तो वो कम होकर के मान लीजिए 3% हो गया है। लेकिन क्या उस बेसिस पे हम सही फैसला ले रहे हैं अगर हमने ये नहीं मालूम किया कि असल में कौन से क्राइम्स कम हुए हैं, मे बी शायद कुछ तरह के क्राइम्स बढ़ गए हों। सो समटाइम्स जो आपका डेटा है वो सही तरीके से आपको सही पिक्चर नहीं देता है। तो इसीलिए एक डिबेटेबल इशू है। पहली बात तो ये वाला आपको मुद्दा यहाँ पे डिस्कस करना है। सेकेंडली आपको ये बात डिस्कस करनी है, ये चीज कही गई है कि हमें कई बार ये चीज थोड़ी सी उस तरह की चीज है कि हमें ह्यूमंस को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, मतलब ह्यूमंस आर नॉट मेयरली अ डेटा फॉर द गवर्नमेंट। ये वाली डिबेट काफी बड़े पैमाने पर हुई है और ये वाली डिबेट में इसलिए आपको बात करनी है कि हमें ह्यूमंस को केवल आंकड़ों की तरह नहीं देखना चाहिए। वी शुड लुक एट देम एज रियल ह्यूमंस, तभी जाकर हम लोग उनको जो है ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, हम ज्यादा एम्पैथेटिक तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझा पाएंगे। तो आपको दोनों तरह की एग्जांपल्स देने हैं, दोनों साइड्स की बात करनी है। कुछ ना कुछ अगर आप यहाँ पे सूटेबल एग्जांपल की बात करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आज से 4-5 साल पहले एक केस स्टडी पूछी गई थी कि एक बूढ़ी महिला आती है जिसके पास उसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसको किसी स्कीम के प्रावधानों का फायदा लेना है, लाभ लेना है, बट वो ले नहीं पाई है ना। उसकी जो इलिटरेसी है या उसकी जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसकी वजह से वो उसका लाभ नहीं ले पाई है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए क्राइटेरिया में वो फिट बैठती है। तो वहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो आपका साथ नहीं निभा रही, राइट? वो आपका साथ इसलिए नहीं निभा रही बिकॉज वो एक सही बेनिफिशियरी थी, उस तक उसके फायदे नहीं पहुंच पाए हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आप यहां पे दे सकते हैं। जब आपको सही एग्जाम्पल ना मिले तो आप एक मनगढ़ंत यानी कि आप एक फिक्शनल एग्जाम्पल भी वहां पर पेश कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, इसको मैं यहां पर स्टार मार्क करने वाला हूं। लेट मी स्टार मार्क इट टू द डिफरेंट कलर ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। ये देखिए, नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय यानी कि एथिकल डिलेमास को सॉल्व करते समय एक लोक अधिकारी को कार्य क्षेत्र के ज्ञान के अलावा नव परिवर्तनशीलता और उच्च क्रम की रचनात्मकता, नव परिवर्तनशीलता यानी कि इनोवेटिवनेस
और उच्च क्रम की रचनात्मकता यानी कि एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता होती है। उन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान के अलावा हमेशा नॉलेज आपकी हेल्प नहीं करेगी, इसमें आपको रचनात्मक होना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ नया परिवर्तन भी आपको लाना पड़ सकता है। उपर्युक्त उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो यहां पर आपको डिस्कस करना है कुछ अच्छे उदाहरणों की मदद से। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आपके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि एथिकल डिलेमा क्या होता है। तो आपने पहले बताना है कि एथिकल डिलेमा क्या होता है, वही वाली कहानी, राइट वर्सेस राइट, राइट वर्सेस रॉन्ग, कॉन्जॉइंट डिलेमास, ये 2-3 तरह के डिलेमास होते हैं। नाउ हर बार डिलेमास को सॉल्व करने के लिए आपका ज्ञान आपके काम में नहीं आएगा। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़कर आए हैं, आपने बहुत अच्छे कॉलेज से बीए एमए किया हुआ है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आईएएस आप बन जाते हैं। लेकिन कल को अब कोविड-19 की पैंडेमिक आई, लोग टीकाकरण लेने के लिए सामने नहीं आ रहे आपके जिले में, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग टीका लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे। आप लोगों का जो वहां पे माइंड चेंज है वो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आप उनको कन्विंस करेंगे कि ये चीज आपके लिए सही है। ऑब्जेक्टिवली वैज्ञानिक तौर पे आप जानते हैं कि जी हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, टीकाकरण होना बिल्कुल सही है, लेकिन आप उनको कन्विंस कैसे करेंगे। यहां पर आपको देने थे कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स। नॉट नेसेसरी कि आप लोग हमेशा ही एग्जाम्पल आईएएस के लिए दें, बिकॉज यहां पर एक पब्लिक ऑफिशियल की बात हुई है, तो इट कैन बी एनीबडी। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करता हूं, मैंने वीडियोस कवर करी थी। ये देखिए 3 उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये देखिए सबसे पहला उदाहरण मैंने रिसेंटली वीडियो पेश करी थी। ओडिशा की एक ट्राइबल वर्कर है जिनका नाम है मटिल्डा कुल्लू। ओडिशा की ट्राइबल आशा वर्कर है, ठीक है। तो ये आशा वर्कर है, कोई बहुत बड़ा औहदा इनके पास नहीं है, कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज इनके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये इस साल की फोर्ब्स इंडिया की वुमेन पावर लिस्ट में इनका नाम आया, ठीक है। क्यों नाम आया? क्योंकि इन्होंने अपने गांव में लोगों को कन्विंस किया कि क्यों कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना आपके लिए सही फैसला होगा। और ये कन्विक्शन जो शायद बड़े बड़े अधिकारी नहीं कर पाते, वो इन्होंने यहां पर सिंगल हैंडेडली करके दिखाया, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि इनकी पर्सुएसिव जो पावर्स हैं वो थोड़ी अलग थी। सिमिलरली एक और महिला यहां पे सुर्खियों में थी जिनका नाम है राही भाई पोपेर। इनका जो नाम था, इनको रिसेंटली पद्मश्री से नवाजा गया था फॉर प्रिजर्विंग द लैंड रेसेस। नाउ यहां पर देखिए इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया, इनकी आयु बहुत ज्यादा है, इन्होंने लैंड रेसेस को प्रिजर्व किया। लैंड रेसेस कुछ इस तरह की प्रजातियां होती हैं क्रॉप्स की, जिसको कि कमर्शियल एग्रीकल्चर की वजह से थोड़ा सा बैक बर्नर पे डाल दिया गया है, लेकिन इस तरह के लोगों की जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसकी वजह से ये उन तरह की वैरायटीज को आज भी प्रिजर्व कर रहे हैं। और यही चीज आपको यहाँ पर बताना था कि किस तरीके से। एंड उसके बाद इनको जो रिकग्निशन मिली, एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिस था, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया, फिर वो भी इस फील्ड में काम करने लगे। तो ये भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसके बाद आप ये सबसे फेमस आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस आईएएस ऑफिसर हैं और ये इनका नाम है मिस्टर आर्मस्ट्रांग पेम। तो इन्होंने क्या किया था, इनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इनको सड़क बनानी थी और इसीलिए वो वाली सड़क इन्होंने कैसे करी, इन्होंने अपने फेसबुक पेज का इस्तेमाल किया और इन्होंने एक सड़क बनाई जिसको आज पॉपुलरली पीपल्स रोड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस सड़क को बनाने के लिए 50 लाख रुपए इन्होंने अपने फेसबुक पेज से ही फंड रेजिंग कर ली थी। तो एथिकल डिलेमा क्या था कि बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, आपके पास पैसे नहीं है, सरकार आपको पैसे नहीं दे रही, लेकिन लोकल लोगों को पैसा सड़क चाहिए। इन्होंने क्या किया, अपने फेसबुक पेज का सही इस्तेमाल किया, फंड रेजिंग करी और लोगों के सामने उसका आउटकम आपको दिखा दिया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये डिलेमास हैं जो कि आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि भाई मैं इनसे डरूंगा नहीं, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा, कुछ क्रिएटिव करूंगा। सिमिलरली कई सारे एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट हमारे कुछ बैचमेट्स हैं जो कि नॉट बैचमेट्स, मतलब कि जब मैं तैयारी करता था तो आज के टाइम में जो कुछ ऑफिसर्स लगे हुए हैं सर्विस में हैं, वो हमें बताते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने एरियाज में वैक्सीनेशन को हेल्प करवाया, अपने एरियाज में टॉलरेंस को इंप्रूव करवाया। तो वहां पर हमेशा आप ये नहीं कर सकते कि आप अपना ज्ञान ही इस्तेमाल करेंगे। समटाइम्स यू हैव टू बी इनोवेटिव, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लगाएंगे। अगर मान लीजिए आप इस तरह के मोहल्ले में, इस तरह के जिले में रहते हैं जहां पर जो डिस्पाइट द फैक्ट कि स्वच्छ भारत मिशन आ चुका है लेकिन अभी भी लोग ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आप किस तरीके से टॉयलेट्स के इस्तेमाल को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को टॉयलेट्स की तरफ भेज रहे हैं, वो वाले एग्जांपल्स आप यहां पे इंक्लूड कर सकते थे। दिस इज वेयर आपको एथिकल डिलेमास यहां देखिए, अब राइट वर्सेस रॉन्ग है कि अगर कोई इंसान टॉयलेट ऑब्वियसली इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज ओपन डेफिकेशन बीमारियां फैलती हैं,
अब आपको मालूम है कि ये सही है, लेकिन वहां पर उस इंसान को लगता है कि बाहर डेफिकेट करना सही है। आप किस तरीके से उस एथिकल डिलेमा को खत्म करेंगे? किताबी ज्ञान आपके यहाँ पे काम नहीं आएगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को डील कर सकते हैं। समझ आई बात? अगले सवाल की बात करें, तीनों कोटेशंस बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल। पहली कोटेशन स्वामी विवेकानंद की, एवरी वर्क हैज गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग, दोज दैट परसिवियर विल सी द लाइट सूनर और लेटर। आई थिंक इसको समझाना भी व्यर्थ होगा। बहुत ही आसान कोटेशन पूछी गई है, सीधा एग्जांपल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जो एक टाइम पे साइकिल चलाते हुए अखबार बेचते थे और एक टाइम पे वो भारत के राष्ट्रपति भी बन चुके थे, एंड ही इज पॉपुलरली नाउ कॉल्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया? दृढ़ निश्चय था उनके पास, और उन्होंने करते करते वो आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। इस तरह के बथेरे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आप अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स को मेंशन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं किस तरीके से आपका कोई जानने वाला था जो कि आईएएस की तैयारी कर रहा था, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरी कोशिश, चौथी कोशिश जाकर मैं आईएएस बना। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कई सारे आप एग्जाम्पल्स और भी अपनी जिंदगी में से दे सकते हैं। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई आईएएस ऑफिसर का एग्जाम्पल देना है या फिर किसी और का एग्जाम्पल देना है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपको जितने एग्जांपल्स देंगे उतना अच्छा होगा। पहले लेकिन कोटेशन में, क्योंकि 150 वर्ड में लिखना है, तो पहले कोटेशन का मीनिंग बताइए दोस्तों 50 वर्ड्स में, उसके बाद आने वाले 100 वर्ड्स में जो है आपको एग्जांपल्स भरने हैं। ये देखिए, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल एंड अनलेस वी हैव पीस विद इन आवरसेल्व्स। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इनफैक्ट इसमें अगर आप देखेंगे ये बहुत ही इसमें अच्छे एग्जाम्पल सामने आते हैं। बहुत फेमस एग्जाम्पल बात करता हूं MS धोनी की। ही इज नोन एज द कैप्टन कूल, क्योंकि वो अपना आपा कभी नहीं खोते, वो अपना एंगर कभी नहीं दिखाते, वो कभी भी ये शो नहीं करते कि मैं इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। सो बिकॉज वो इतना काम एंड कंपोज थे, इसीलिए वो इंडियन टीम का जो कैप्टन बने रहे इतनी देर तक, और ना केवल ये बल्कि उनकी कैप्टनशिप के अंडर हमने कई सारे विश्व कप भी जीते। तो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा आप और एग्जांपल दे सकते हैं कि हमें जो है जितना ज़्यादा हम अपने आपस में अपने अंदर का पीस बनाए रखेंगे, हम लोग जो है उतना ज़्यादा हम बाहर वाला पीस हमें देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग चाहें तो इसको डील कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं विद द टॉपिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, बट मैं इसके फेवर में नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत ही एकेडमिक, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। हम लोग नॉर्मल सी बातें करेंगे, कुछ इस तरह के उदाहरण देंगे जिसके साथ कोई भी इंसान एसोसिएट कर सके, सो दैट एग्जामिनर और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्रेस हो सके। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3C की बात करें, ये भी काफी अच्छा सवाल है। लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न दैट इट इज बेटर फॉर अस ऑल। तो ये भी काफी अच्छा सवाल है। इसमें आपको बेसिकली बताना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि अगर हम डाइवर्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हमारी यूनिटी भी आती है। और ये भी आपको बताना है कि इंसान एक सोशल एनिमल है, इंसान एक सामाजिक जानवर है, और इंसान को इसको भूलना नहीं चाहिए। इसमें आप कुछ करंट एग्जांपल्स दे सकते हैं। आज के टाइम पे कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत जो क्या कहते हैं कि हम लोग अलग अलग रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर जो इंसान है वो इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर की तरफ जाना शुरू कर चुका है। तो ये आपको बताना है कि जो कलेक्टिवनेस है वही हमें आगे लेकर जाएगी। अगर हम लोग इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाएंगे तो हम लोग जो हैं एक दूसरे का साथ छोड़ते हुए हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। तो लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर। इसमें आप लोग बात कर सकते हैं टॉलरेंस की, कि जो अलग अलग धर्म है उसमें एक दूसरे को टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए उसके लोगों के, उसके समुदायों में। इसमें आप लोग बात कर सकते हैं एम्पैथी की। इसमें आप लोग इस तरह की अगर 3-4 बातें करेंगे तो आपको अच्छे नंबर यहां पर मिल सकते हैं। ठीक है, ये अगेन वॉज अ वेरी वेरी सिंपल कोटेशन अकॉर्डिंग टू मी, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.A की। एटीट्यूड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच गोज एज इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हाउ टू बिल्ड अ सूटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर अ पब्लिक सर्वेंट। तो यहां पर देखिए, इसमें इन्होंने कहा है एटीट्यूड का टॉपिक बड़ा सिंपल है और ये इनफैक्ट बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, नथिंग डिफिकल्ट ओवर है। एटीट्यूड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में निवेश का काम करता है। ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें, तो यही आपका मेन पॉइंट है। स्टार्टिंग में आपको बताना है कि एटीट्यूड क्या होता है, उसके बाद आपको बताना है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, कि हाउ टू बिल्ड अ सूटेबल एटीट्यूड नीड फॉर पब्लिक सर्वेंट। तो यहां पर कई सारी चीजें आती हैं। यहां पर आप लोग बात कर सकते हैं अगेन कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि उनको मालूम होना चाहिए कि उनको समाज के जो वर्ग हैं उनके साथ किस तरीके से डील करना है। ट्रेनिंग के अलावा आप लोग बता सकते हैं कि उनका रिवॉर्ड पनिशमेंट थ्योरी आप लोग यहाँ फॉलो कर सकते हैं।
कोई अच्छा काम करता है तो उसको सरकार कोई रिवॉर्ड दे सो दैट बाकी लोग उससे प्रेरणा लें, कोई गलत काम करता है तो उसको सरकार वहां पे सजा दे सो दैट बाकी लोग या बाकी अफसर वो वाला काम करने से डरें। तो ये आप एक उदाहरण के सेटिंग एन एग्जाम्पल के माध्यम से आप यहां बता सकते हैं कि ये अगर आप करते हैं तो वहां पर एटीट्यूड डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये अगेन एक इस तरह का क्वेश्चन है, आई थिंक पहले भी आया है, नहीं इस तरह का क्वेश्चन पहले एटीट्यूड को लेकर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया है। इवन व्हेन आई वाज इन द सर्विस तो मैंने भी इस चीज़ को देखा था कि ट्रेनिंग से वाकई में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखिए, मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल उदाहरण देता हूं। आपने सुना होगा देयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जिसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट। ठीक है, तो ये वाला एक्ट जो विशाखा गाइडलाइंस की मदद से बनाया गया था, 2013 का एक्ट था। क्या आप लोग ये जानते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस आज भी इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है, बहुत कॉमन है। नाउ हर किसी को कहीं ना कहीं मालूम है, हमने ये एक्ट पढ़ा हुआ है, आपका चयन हो गया है, आप आईएएस बन गई हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कल को आपके ऊपर ही आरोप लगता है। कई बार यूपीएससी ने इस तरह की केस स्टडीज को पूछा भी है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की जो प्रॉब्लम है वो सामने आई है। नाउ उसमें ट्रेनिंग करवाई जाती है कि उसमें किस किस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। आधे लोगों को तो यही नहीं मालूम कि असल में सेक्सुअल हरासमेंट होती क्या है। कई लोग ये सोचते हैं कि केवल किसी लड़की को गलत तरीके से छूना वो सेक्सुअल हरासमेंट है, लेकिन जी नहीं, इसके कई सारे और भी टेनेट्स हैं, कई सारे और भी फैसेट्स हैं जो कि यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से आया, आपने एक सूटेबल एटीट्यूड को यहाँ पर जो है वो रखा। ये कुछ सोशल इश्यूज हैं, नॉट जस्ट दिस, बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको लीड भी करना पड़ेगा, तो वहां पर भी आपको एक लीडरशिप का एटीट्यूड भी डेवलप करना है। डोंट जस्ट फोकस ऑन सोशल इश्यूज, आप यहां पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि हाउ आप एक अच्छे लीडर की तरह लीड कर सकते हैं। और साथ ही में हाउ यू कैन बी अ पीपल्स सिविल सर्वेंट, वहां मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड पनिशमेंट थ्योरी का आप लोग बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहां पे आंसर लिखना था, बड़े ही अलग अलग पहलुओं से आप यहां पे सही जवाब दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4B, ये क्वेश्चन लिखना थोड़ा मुश्किल होगा कई सारे बच्चों के लिए, बिकॉज इसमें इसकी थोड़ी फ्रेमिंग अलग तरीके से करी गई थी। ये भी मेरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस साल का, इसको देख लेते हैं। एज यू कैन सी, इन द केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस डज इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प टू ओवरकम द सेम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एथिकल और मॉरल स्टैंड दैट यू आर लाइकली टू फॉलो, क्रिटिकली एग्जामिन। तो ये देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। 2014 में सवाल पूछा गया, 2017 में सवाल पूछा गया, 2019 में सवाल पूछा गया, और अब ऑलमोस्ट लाइक अ पैटर्न एक साल के गैप के बाद सवाल आपसे पूछा जा ही रहा है। ये वाला सवाल आपके सामने हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। ये सवाल पूछा गया था 2019 में। ठीक है, कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपके फेवर में ही काम करता है। 2017 का क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। अब आप मुझे बताइए कि जो सवाल 2017 में पूछा गया वही सवाल तो रिपीट हुआ है दोस्तों 2021 में, कि जब क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होता है क्या इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करती है। ये बात क्या है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस कई बार आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में देखने को मिलेगा। आप वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यही चीज़ 17 में पूछी गई और यही चीज़ आज आपके सामने 2021 में पूछी गई है। इसमें करना क्या है, पहले आप बताएंगे ईआई क्या होता है। हमेशा ये वाला डायग्राम बना के आइए, एग्जामिनर सुपर इंप्रेस होगा कि यहाँ बच्चे को मालूम है कि ईआई के कुल मिला के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 भाग होता है सेल्फ अवेयरनेस का, नंबर 2 भाग होता है सेल्फ मैनेजमेंट का, नंबर 3 भाग होता है पीपल अवेयरनेस का, नंबर 4 भाग होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। इसका बड़ा सिंपल उदाहरण है, पहले मैं अपने आप को जानूंगा, फिर मैं अपने आप का प्रबंधन करूंगा, उसके बाद मैं लोगों को जानूंगा, फिर मैं लोगों के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनका प्रबंधन बेहतर तरीके से करूंगा। ये 4 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ये आपका ईआई का सिस्टम है। उसके बाद अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास है तो जी हाँ, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस के कई सारे मुद्दे आप सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर आपको डिफाइन करना है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है, और वो डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। वो एक इस तरह का इवेंट होता है व्हेन समवन इज वरिंग बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव डन समथिंग अनफेयर और मॉरली रॉन्ग। इट कैन बी एनीथिंग, हो सकता है कि उसको डर लग रहा हो कि उसके जो गतिविधियां थी उसका निष्कर्ष क्या होगा, हो सकता है कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फेस करता हो सकता है ही इज हैविंग अ डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, हो सकता है कि उसको डर लग रहा हो कि एक्ट कमिट करने के पहले और एक्ट कमिट करने के बाद उसको जनरली डर लग रहा हो। ये बातें आपको लिखनी है सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में आपको लिखना है कि जी हाँ, ईआई डेफिनेटली हेल्प करता है। ईआई को आप लोग नकार नहीं सकते, ईआई एक बहुत ही सकारात्मक प्रैक्टिस है। जो भी इसको डेवलप कर लेगा वो ना केवल पब्लिक सर्विस में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी
हर तरह की लाइफ में एक्सेल ही करेगा। IQ उतना रेलिवेंट नहीं जितना रेलिवेंट EQ है। इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल एक्ट मॉरली एंड बिल्ड ट्रस्ट थ्रू ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी। सेल्फ अवेयरनेस एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये देखिए, ये हेल्प करता है कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। यही बातें आपको यहाँ मेंशन करनी थी। पूरा आंसर मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा क्यों है? क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ गए। मैं बताता हूं आपको कि वाई दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी। एक तो ये क्वेश्चन का आ गया क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, और एक कीवर्ड ये आ गया, ठीक है। और यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बताना है कि जी हां, EI ही हमारी हेल्प करेगा, EI ही हमारी जो है हमारा सेवियर की तरह काम करेगा। उस क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस को रिजॉल्व करवाने में हेल्प EI ही करवाता है, नो डाउट अबाउट दैट। यू हैव टू से इन सपोर्ट ऑफ द आंसर। 5A की बात करें, वेरी सिंपल आंसर। इसमें आपसे यूपीएससी ने पिछले कुछ ईयर्स में एथिक्स इन IR की थीम को उठाना शुरू कर दिया है। ये वाली थीम यूपीएससी ने पहली बार उठाई थी 2017 में। उसके पहले जब से एथिक्स पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है तब से हमने 2013 से लेकर 2016 तक 13, 14, 15, 16 4 साल में हमने एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस की थीम को नहीं देखा। 17 के बाद ये वाली जो थीम है इंटरमिटेंटली, यानी कि 1 साल के बाद वैकल्पिक, कभी 17 में, 19 में और अब शायद 21 में पूछी गई है, हर बार नहीं पूछी जाती है। ये सवाल इस बार पूछा गया है, रिफ्यूजीज शुड नॉट बी टर्न्ड बैक टू द कंट्री वेयर दे वुड फेस परसिक्यूशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन। कई सारे एग्जाम्पल हैं। हमने हाल ही में कवर किया था बेलारूस पोलैंड पे बॉर्डर पे चल रहा इशू, हमने कवर किया था सीरिया में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके जो रिफ्यूजी क्राइसिस है। उसके अलावा आपकी जो प्रॉब्लम यूरोप में आती है, जो कई सारे यूरोप के देशों ने इनको एक्सेप्ट किया, लेकिन कई सारे देशों ने एक्सेप्ट करने से मना भी किया है। रोहिंग्यास की बात कर सकते हैं। यहां बताना है कि अगर आप यहां पर एथिक्स इन IR को फॉलो करेंगे तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इन रिफ्यूजियों को, आपको शरणार्थियों को उस देश में कम से कम वापस नहीं भेजना चाहिए जहां पर उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। बिकॉज अगर आप अपने आप को लोकतंत्र मानते हैं तो आपकी जवाबदेही, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो इन लोगों की तरफ भी है, प्रोवाइडेड अगर आपने किसी ट्रीटी को साइन किया हुआ है तो आपकी जवाबदेही लीगल रूप से भी बन जाती है। इस तरीके की बातें आपको यहाँ पे करनी थी और इन्हीं पॉइंट्स को आपको उठाना था जितना हो सकता था। लोग होने वाले जो आजकल होने वाले एग्जाम्पल्स हैं उनको उठाइए, तब जाके आप लोग इसमें और अच्छे मार्क्स भी बटोर सकते थे। अगला सवाल अगर बात करें 5B, अब वाले सवाल आसान है। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। शुड इम्पार्शियल एंड बीइंग नॉन पार्टिजन बी कंसिडर्ड एज इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज टू मेक अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट, डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस। तो जी हाँ, यहां पर आपको बताना है ऑब्वियसली इम्पार्शियलिटी होनी बहुत जरूरी है। क्या सफल लोक सेवक बनने के लिए निष्पक्षता और गैर पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना जाना चाहिए? बिल्कुल सब सही बात है। अगर आप निष्पक्ष नहीं होंगे, अगर आप किसी एक गुट का, राजनीतिक गुट का, किसी मान लीजिए सामाजिक गुट का एक तरफा फैसला लेते हैं या एक तरफ झुकाव दिखाते हैं तो वो एक बहुत ही गलत चीज हो सकती है। बिकॉज उसके कई सारे रेपरकशंस हैं। यहां पर आपको बताना है कि भाई यहां पर क्या क्या रेपरकशंस, यानी कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स सामने आते हैं, व्हाट आर द वेरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच अ पर्सन जो कि इम्पार्शियल नहीं होगा, जो कि नॉन पार्टिजन नहीं होगा। तो हो सकता है कि लोगों का ट्रस्ट उसमें कम हो सकता है, कल वो गवर्नमेंट के रिसोर्स गलत इस्तेमाल उठाए, हो सकता है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल उठाए और केवल अपने ही गुट के लोगों का हेल्प कर रहा हो। तो उसके चलते समाज में जो डिस्पैरिटीज हैं बढ़ सकती हैं, उसके चलते समाज में कुछ वायलेंस भी हो सकता है, उसके चलते जो आपका नॉर्मली पीस है उस एरिया का वो भी खराब हो सकता है। तो यही आपको बातें करनी थी। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने इनफैक्ट जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 था A और B, उसके साथ भी लिंक कर सकते थे। नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया अब जाके 6 का पार्ट नंबर A। ये सवाल पूछा जाना चाहिए था मेरे हिसाब से जब मेघालय के द्वारा सोशल ऑडिट के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। 2017 की बात है, अगर आपको ध्यान होगा। मेघालय ने 2017 में बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने कि सोशल ऑडिट का एक कानून पास किया था, जिसमें उन्होंने लगभग 22 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स को बोल दिया था कि आपके द्वारा चलाई जाने वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी सोशल ऑडिट मैकेनिज्म के तहत अब से मानी जाएंगी। न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण तंत्र परम आवश्यक है। तो यहां पर बोल रहा है कि सोशल ऑडिट अंकेक्षण तंत्र परम आवश्यक है। आपको बताना है कि जी हां, अगर सोशल ऑडिट होगा तो उसके कई सारे फायदे हो सकते हैं। यहां पर आपका जो एक्शन वर्ड है वो इलैबोरेट है।
इलाबोरेट में आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको बस ये बताना है कि जी हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एम्पावर्ड होना चाहिए। इंडिपेंडेंट यानी कि उसके अंदर दखलंदाजी सरकार की नहीं होनी चाहिए, वो स्वायत्तता रूप से काम करे, स्वायत्त रूप से काम करे। सशक्त होना चाहिए, इस तरह के लोग हों जो कि आसपास की चीजों के बारे में जानकारी रखते हों। एम्पावर्ड डज नॉट इक्वल लिटरेसी। एम्पावर्ड का मतलब कि क्या वो इंसान को जानकारियां हैं, क्या वो एक जागरूक इंसान है, तो उस तरह के लोगों को सोशल ऑडिट की टीम में होना चाहिए। फिर आपको बताना है कि ये एब्सोल्यूट मस्ट क्यों है। एब्सोल्यूट मस्ट इसलिए है बिकॉज कई सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, उसमें गलत तरीके से फंड्स का मिसयूज होता है, कई बार फंड्स लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, या फिर जो साइफनिंग ऑफ फंड्स हो रही है, वो सारी की सारी चीजें अगर आप करें, वो सारी की सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ये एक एब्सोल्यूट मस्ट है। फिर आपको बताना है इन एवरी स्फीयर ऑफ पब्लिक सर्विस, जी हाँ इट इंक्लूड्स एवरी स्फीयर ऑफ पब्लिक सर्विस। फिर भले कोई योजना हो, कोई नीति हो, कोई कानून हो, हर तरह में सोशल ऑडिट मैकेनिज्म होना जरूरी है। एक ही पॉइंट जो इसमें पेचीदा था वो था इंक्लूडिंग जुडिशरी, तो यहां पर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं या जुडिशरी के जो फैसले होते हैं, तो उसको लेकर भी सोशल ऑडिट्स वगैरह होनी चाहिए कि क्या आपको लगता है जुडिशरी ने ये बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर समाज के लिए ये फैसला सही था, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। टू इंश्योर परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल कॉन्डक्ट, ये सारी की सारी बातें आपको लिंक करनी थी। यहाँ पर एब्सोल्यूट को आपको लिंक करना था इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, तब जाके आप एक बेहतरीन आंसर यहाँ पे लिख सकते थे। मेघालय का उदाहरण जरूर दीजिएगा कि मेघालय इज द पायनियर इन द एंटायर कंट्री। एक छोटा सा राज्य मेघालय ने इसमें जो है पायनियरशिप ली और इन्होंने एक सोशल ऑडिट के एक्ट को यहाँ पर पेश करवाया। ये था आपका 6.A। 6.B की बात करूं, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें पूछा गया है इंटेग्रिटी इज अ वैल्यू व्हिच एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग। दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है, इंटेग्रिटी के बारे में सवाल कई पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये सवाल आपके सामने ये सवाल आपके सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म सजेस्ट मेजर्स फॉर इंश्योरिंग प्रोबेबिलिटी इन गवर्नमेंट। ये सवाल जितना मुझे ध्यान आ रहा है शायद 2017 में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। ये सवाल था प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये सवाल 2014 में, ये भी प्रोबेबिलिटी के बारे में सवाल था। और ना जाने कितने सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में क्या डिफरेंस है, इंटेग्रिटी क्या क्या पहलू हैं, बथेरे सवाल पूछे गए हैं। बट द रीजन कि मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करवाया, बिकॉज इन्होंने बोला है कि इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा एक ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है। तो भैया ये जब सशक्तता की बात आती है, एम्पावरमेंट की बात आती है, तो आपको अलग अलग इसमें डायमेंशंस इंटेग्रिटी के भी कवर करने होंगे। इंटेग्रिटी का मतलब केवल ये नहीं कि मैं सच बोल रहा हूं, इंटेग्रिटी का मतलब इसमें और भी है कि मैं सच बोलने के साथ साथ झूठ को भी नहीं सह सकता हूं। ना केवल ये, बल्कि मैं जो, अगर हम बात करते हैं, मैं करेज ऑफ कन्विक्शन रखता हूं किसी के खिलाफ बोलने की। अगर कोई गलत काम करे तो मैं बोलने की कन्विक्शन भी वहां रखता हूं। अब इसमें आपको साथ में फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के टॉपिक को भी कवर करना था, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इंटेग्रिटी का फाइनेंशियल भी एक एस्पेक्ट होता है कि कहीं आप बीइंग एन ऑफिसर कोई पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स तो नहीं हो रहा, साइफनिंग ऑफ फंड्स तो नहीं हो रहा। जब आप ये सब बात कर लेंगे इंट्रोडक्शन में कि इंटेग्रिटी के ये सारे के सारे पहलू होते हैं, तब जाकर आपको बताना है कि किस तरीके से ये ह्यूमन बींग्स को एम्पावर करने में एक इंपॉर्टेंट वैल्यू का रोल प्ले करती है। इट कैन एम्पावर द ह्यूमन बींग्स सोशली, क्योंकि अगर आप एज एन ऑफिसर या फिर कोई भी पब्लिक अधिकारी जो है वो अगर सही तरीके से इंटेग्रल है, तो वो सोशो इकोनॉमिक तरीके से उन सारे के सारे लोगों का उपकार कर सकता है, भला कर सकता है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकली भी, अगर आपने ऐसा किया तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से आप ना केवल एक अच्छा उदाहरण सेट कर रहे हैं, बल्कि साथ ही में आप लोग पब्लिक रिसोर्सेज का, पब्लिक फंड्स का गलत इस्तेमाल भी नहीं करें, तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर के ह्यूमन बींग्स को ही एम्पावर कर रहा है। तो ये एग्जांपल से आपको लिंक करना था, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को जस्टिस कर पाते। ये थे कुछ चीजें जो कि आपको रिमेंबर करनी थी रिगार्डिंग दिस पेपर। ये था मेरा एनालिसिस रिगार्डिंग थ्योरी पार्ट। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने कुछ केस स्टडीज को लेकर भी एनालिसिस पेश करें, लेकिन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम फिलहाल हम लोग केवल थ्योरी पार्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए नया ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग को 21 मंथ्स का एक कॉम्बो पैक अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसका फाइनल कॉस्ट 63,898 रुपीज है। ये वाला आपको प्राइस पड़ेगा अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्राइस मात्र 12 जनवरी तक वैलिड है। और इसमें आपको ये सारे के सारे फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, इसमें आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी आपके लिए प्लस और आइकॉनिक के कोर्सेज लेकर आया है। प्लस का जो 1 साल का कॉस्ट है वो इतना है, और इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा अन्य यूपीएससी कोड के माध्यम से। आइकॉनिक में आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। यू हैव टू
यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल कोच और साथ में आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अवेलेबल करवाई जाती है। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और ऑप्शनल्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में कॉम्बैट में ले सकते हैं आप लोग यूजिंग माय कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।